तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों सनी देओल है बिगेस्ट एक्शन स्टार ऑफ इंडिया। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं इस मूवी की, मतलब कि जो उनकी अपकमिंग मूवी आ रही है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही है, जो है कि जाट मूवी अभी आ रही है। आई थिंक मतलब अप्रैल में रिलीज होने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो लग रही है, क्योंकि उसके एक्शन सीन्स ले लो और वो दूसरे सारे बीजीएम्स भी ले लो, बैकग्राउंड बीजीएम्स। बहुत सारे रूमर निकल के ये भी आ रहे थे कि भैया ये बीजीएम्स तो साउथ इंडिया से कॉपी की गई है या वहाँ से कॉपी की गई है, लेकिन मैं कहूँ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ है वो इम्प्रोवाइजेशन है। जो यहाँ पे मुझे लगता है कि भैया विलन भी जो रणदीप हुडा है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग वे में उनको दिखाया गया है। भले ही हमें टीजर के अंदर दिखाया गया हो कि एक रूम के अंदर, मतलब कि एक बड़ी से कमरे के अंदर ये सब सारी चीज़ें हो रही है कि भैया एक्शन सीक्वेंस हो रही है, लेकिन हमें सनी देओल की दमदार एक्टिंग, उनके दमदार ऑरा की अगर मैं बात करूँ तो वो आज का कोई भी, अगर जो जेन जी जनरेशन का कोई भी होगा तो उसे पता नहीं होगा, लेकिन अगर उसने भी उनकी मूवीज देखी होगी तो कहाँ से हुई थी उनकी शुरुआत और कैसे ये जाट मूवी का ये एक्टर, मतलब कि सनी देओल क्यों है बिगेस्ट एक्शन स्टार ऑफ बॉलीवुड। वो आज हम नॉट ओनली बॉलीवुड, मतलब कि मैं कहूँगा पूरे इंडिया में यही है एक एक्शन स्टार जो अपने एक्शन के दम पे एक नंबर वन कैटेगरी में कंटिन्यूसली आता रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे हम आज के हमारे वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बात करते हैं उन दिनों की जब आई थिंक ये वाला एरा भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था और कुछ लोग भी नहीं थे। आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब तीनों खान भी नहीं थे, ना ही थे अक्षय कुमार और अजय देवगन। तब शुरुआत हुई थी आई थिंक सनी देओल की। जब बात आती है 1983 की तो उन्होंने अपना डेब्यू किया आई थिंक बेताब मूवी से, जो कि उनके पिताजी ने ही प्रोड्यूस की हुई थी। और अगर आप मूवी देखते हो तो उसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ होती है, वो है पैसा पैसा पैसा। मतलब कि एक प्रोड्यूसर आपको चाहिए होता है, जो उनके पास थे उनके खुद के अपने पिताजी, जो कि बहुत ही बड़े एक्टर थे अपने ज़माने में, जो कि 60 और 70s के बहुत बड़े एक्टर थे। तो बात करते हैं बेताब मूवी की थी। तो बेताब मूवी को पहले ही, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी थी और वो मूवी उन्होंने चालू की थी, मतलब कि एज अ रोमांटिक हीरो ही उनकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो बेताब मूवी थी वो रोमांटिक मूवी थी। ऐसा नहीं कि वो एक्शन मूवी से उनकी शुरुआत हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूसली दूसरी एक मूवी थी जो थी आई थिंक सोनी महिवाल थी, आई थिंक 1984 या 5 के अंदर वो रिलीज हुई थी और वो भी एक टाइप की रोमांटिक ही मूवी थी। और वो फर्स्ट टाइम वो ऐसा कोलेब्रेशन था जो कि इंडियन मूवीज़ और रशियन मूवीज़ के क्रिएटर्स के बीच में, मतलब क्रिएटर्स मतलब कि मेकर्स के बीच में हुआ था। जो आज भी ये एक मूवी ऐसी है, और बहुत सारी मूवीज़ होगी इंडिया में, लेकिन मुझे तो पर्सनली सनी देओल की ये मूवी ऐसी लगती है, सोनी महिवाल, जो आज भी उनका जो कंटेंट है वो रशिया में, मतलब जो सोनी महिवाल मूवी है वो कल्ट मूवी मानी जाती है, क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेज में भी रिलीज़ हुई थी, हिंदी में और रशियन में भी रिलीज़ हुई थी। तो आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी ह्यूज सक्सेसफुल फिल्म। और अगर मैं थोड़ा और नीचे आऊँ, मतलब कि 1986 और 87 में या 88 भी लगा लो, तब उनकी वो उस टाइप की मूवीज़ रिलीज हुई थी, जैसे कि डकैत ले लो या फिर दूसरी यतीम ले लो। ओ ये तो ऐसी मूवीज़ है जो जिसमें इनका एक डकैत वाला कैरेक्टर, या यतीम मूवी में भी इनका एक इस टाइप का कैरेक्टर, और राजस्थान को इस तरीके से पोर्ट्रेल करना उन्होंने ही शुरुआत की थी इस टाइप की चीज़ें करने की। और जहाँ पे वो एक डाकू के रूप में बहुत ही अच्छे वे में उभर के आए थे, उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। मतलब कि एक ऐसा एक्टर जो कि स्टार किड तो है, लेकिन उस टाइप की मूवीज से ही उसकी शुरुआत हुई है कि भैया रोमांटिक टाइप की मूवी, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम आगे आते गया वैसे वैसे उनकी सारी चीज़ें भी उभर के आई कि उन्होंने किस तरीके से एक रोमांटिक टाइप की मूवी को ही ना करते हुए आगे भी बहुत सारी चीज़ें वो करते गए कंटिन्यूसली। और ये जो मूवी है आई थिंक यतीम और डकैत, वो उस टाइप की मूवी है कि जब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी आई थिंक राजस्थान में, और जो उनको दिखाती है अच्छे वे में। नॉट ओनली ये सारी बनी बनाई कहानी है, लेकिन आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि ये सिर्फ फिल्म सिटी में शूट नहीं की गई मूवी। ये दो मूवीज़ है जो प्रॉपरली वहाँ पे जाकर ही मूवी शूट की गई है। तो यहाँ से उनको एक अलग ही कल्ट स्टेटस मिला। उसके बाद हम आते हैं उनके एक अवतार के अंदर, जो अवतार है पुलिस वाले का अवतार।
वो त्रिदेव मूवी आई थी 1989 के अंदर, जो कि आई थिंक थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी या सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी, मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें दूसरे एक्टर्स भी थे लाइक जैकी श्रॉफ और नवाज नसीरुद्दीन शाह जो थे, लेकिन मेन लीड एक्टर के अंदर एक ही था, वो थे सनी देओल, और उन्होंने भी यहाँ पे चार चांद लगा दिए एक्टिंग के मामले में। वो एक बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, और आज भी आई थिंक टीवी पे, मतलब कि केबल पे वो मूवी आती है, वो सैटेलाइट पे, तो वो एक अलग ही अपनी पॉपुलैरिटी गेन करके रखती है कि किस तरीके से वो एक विलन होता है, वो नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का भी हो सकता है, और एक विलन नहीं, एक से भी बहुत ज़्यादा विलन वहाँ पे थे, और मुझे लगता है कि वो मूवी एक अमेजिंग मूवी थी। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ 1990 की, तो वहाँ पे एक अलग ही मूवी आ जाती है, घायल मूवी, जो सिंपली एक बॉय दिखाते हैं, यंगस्टर बॉय जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब वो सिस्टम के अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है कि सिस्टम के अंदर तो पहले से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को खोखला करके रखा है, अंदर के सिस्टम को ही खोखला करके रखा है। तो उसके बाद वो आ जाती है लॉ, मतलब कि वो पूरे लॉ के अगेंस्ट ही चला जाता है, तो वो भी मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी उनकी, जो पहले उन्होंने रोमांटिक एंगल चालू किया, उसके बाद एक्शन मूवी में स्टार्ट किया, उसके बाद पुलिस वाला, और अब एक यंग बॉय जो कि पूरे सिस्टम के खिलाफ जा रहा है, उस टाइप की चीज़ें सामने तो आ रही है। तो वो एक मूवी थी जिनके लिए उनको आई थिंक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था अपना पहला, और उस फिल्म को भी शायद नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था, क्योंकि वो मूवी इस टाइप की थी। उसके कंपैरिजन में आमिर खान की दिल मूवी थी, लेकिन वो मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप मूवी थी, तो उसको इतना सराहा नहीं गया। बल्कि इस टाइप की बात करूँ ये घायल मूवी की, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, लॉ हो गया, अगेंस्ट लॉ जाने का, मतलब कि अगेंस्ट द लॉ वाली चीज़ हो गई, यंगस्टर बॉयज़ हो गया, एक अनएम्प्लॉयड यंगस्टर बॉय जो काफ़ी ज़्यादा खुन्नस खाया हुआ है सिस्टम के खिलाफ, तो वो सारी चीज़ें भी इस मूवी में हमें दिखाई गई काफ़ी अच्छे तरीके से। और बात करते हैं 1992 में, तो मुझे लगता है कि जो मेकर्स त्रिदेव के थे, उन्होंने ही विश्वात्मा मूवी बनाई, जो उस टाइम की आई थिंक थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही थी, जो अपने आप में फिर से एक तीन एक्टर्स को लेकर के चलती है, जिनमें फिर से सनी देओल भी है, लेकिन और और बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने उसमें भी एक्टिंग की है, और इंटरनेशनल वे में किस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई है, स्पेशली साउथ अफ्रीका को, वो वाली चीज़ भी उस मूवी में बहुत अच्छे वे में दिखाई गई है। और उसके साथ ही साथ 1992 में वो इस्टेब्लिश्ड एक्शन स्टार हो चुके थे। ऐसा नहीं कि भैया वो रोमांटिक मूवी भी करेंगे या वैसी मूवी भी करेंगे, नहीं, वो सिर्फ परफेक्टली जाने जा चुके थे अपने एक्शन सीन्स को लेकर के। जहाँ मैं बात करूँ डर मूवी की, तो वहाँ पे भी शाहरुख खान को एज अ विलन वहाँ पे किरदार मिला था, बाद में जाके वो फेमस हुआ था, लेकिन एज अ लीड हीरो तो सनी देओल ही थे, तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें। और वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी, विश्वात्मा भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, ये दोनों 1992 और 1993 में आ चुकी थी। और उसके साथ ही साथ उनकी एक मूवी जो फिल्म दामिनी के अंदर, भले ही ऋषि कपूर भी थे, लेकिन उन्होंने तारीख पे तारीख वाले डायलॉग, मतलब जो हिट हुआ है वो फिल्म दामिनी से ही लिया गया है, जहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली एक वकील के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट किया और दिखाया कि भाई वो इस टाइप के रोल भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो एक जज को भी, मतलब कि एक जो कोर्ट रूम होता है जहाँ पे हियरिंग होती है, वहाँ पर भी अपने आप को एक वकील के तौर पे दिखाते थे, लेकिन वो अंदर से तो थे एक एंग्री यंग मैन ही, और उनके ही बेटे, तो वो अपने आप को एक अलग ही वे में पोर्ट्रे करते हैं कि भैया मैं ऐसा ही भी हूँ। और बाहर जाके जब वो विलन, मतलब कि चड्डा जो उनको मिलता है अमरीश पुरी सर, तो वहाँ पे उनको भी अपने ही वे में वो सारी चीज़ें बोलते हैं और वो सब कुछ होता है, तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसमें टैलेंट आई थिंक कूट-कूट के भरा हुआ है। इसको रोमांटिक में डालोगे तो वो वैसे भी रोल करेगा, और एक्शन में डालोगे तो उस टाइप के भी रोल करेगा, और इस टाइप की ट्रेजेडी वाली चीज़ें भी कराओगे तो वो ट्रेजेडी वाली चीज़ें भी करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया वो कोई चीज़ उन्होंने देख ली और कुछ चीज़ें कर ली तो बस हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही अमेजिंग वे में वो रोल किया था, और वो रोल दामिनी मूवी में आज भी आई थिंक सराहना करता हूँ कि भैया इस टाइप का रोल मिलना और इस टाइप की सारी चीज़ें करना, वो अपने आप में ही एक कल्ट स्टेटस को गेन करता है। और इसके बीच में भी आई थिंक एक इनकी मूवी आई थी नरसिम्हा, जो कि घायल मूवी
कि जैसे वहाँ पे अगेंस्ट द लॉ जाता है, वैसे यहाँ पे भी एक भोला भटका आदमी होता है जिसकी एक फैमिली होती है। वो भी नॉर्मल लाइफ अपनी जीना चाहता है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकता। क्यों जी नहीं सकता? क्योंकि दंगे हो चुके होते हैं और कुछ चीज़ें हो चुकी होती है, उसकी वजह से उसको अपनी फैमिली खो जानी पड़ती है और उसके बाद वो एक कंप्लीटली एक टर्मिनेटर टाइप आदमी बन चुका होता है, जो अपने मालिक के कहने पे कुछ भी कर सकता है। और बाद में मूवी के एंड में जाने के बाद उसको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें करवाई थी तो उसी आदमी ने जिसकी मैं आज पूजा करता हूँ। तो वो फिर उसको ख़त्म कर देता है और फिर मूवी का दी एंड। लेकिन वो नरसिम्हा मूवी आज भी एक अलग ही उसकी कल्ट फॉलोइंग है, जहाँ पे आई थिंक ओम पुरी थे उसके विलन, जो बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने अपना विलन एक अवतार भी दिखाया है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओम पुरी की, उनकी अलग सेपरेट वीडियो में, लेकिन वो एक अलग ही टाइप के लेजेंड रहे हैं अपने दौर में, तो मैं उनकी भी सराहना करूँगा। और बात करते हैं अगर दूसरी सारी चीज़ों की, जैसे कि अगर बात करूँ उनकी कोई अगली नेक्स्ट मूवी की, तो अगली नेक्स्ट मूवी के अंदर एक ही चीज़ आती है, जो कि आती है उनकी, हाँ, डर के बाद एक जीत मूवी। जो जैसे कि डर मूवी थी, जो शाहरुख खान उनमें को एक्टर थे, वैसे जीत मूवी के अंदर सलमान खान उनके को एक्टर रहे हैं, मतलब कि साइड एक्टर। वो ऐसे छोटे मोटे एक्टर नहीं थे सलमान खान तब, लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि उनके आगे कौन सा एक्टर है वो डिपेंड करता है। तो उनके आगे थे सनी देओल, और सनी देओल उस वक्त बहुत ही आई थिंक बड़े एक्टर थे, सलमान खान से भी बड़े। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि भाई वहाँ पे वो को एक्टर की जैसे ही थे, लेकिन वहाँ पे फिर से वो एक यंगस्टर बॉय होता है जो कि जकड़ा हुआ होता है, मतलब नॉर्मली ही होता है पूरा। वो प्यार में पड़ता है किसी लेडीज़ के और वो उसके छोड़ के चली जाती है। उसके बाद वो टर्निंग इनटू रेबल मैन, और मतलब कि अपने रेबेल अवतार को दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें करता है। तो नो डाउट बहुत ही अच्छी मूवी है। लेकिन यहाँ पे लव ट्रायंगल भी उस जीत मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे वे में दिखाया जाता है कि जैसे वो जो हीरोइन होती है, जो करिश्मा कपूर होती है, वो सलमान खान से शादी कर लेती है। उसके बाद वो फिर से एक मोड़ आता है जब उनको फिर से सनी देओल दिखता है, लेकिन अब सनी देओल वो पहले वाले नॉर्मल अवतार में नहीं होता, वो अपने अलग ही अवतार में आ चुका होता है, जो कि बन चुका होता है, एक अलग राह में जा चुका होता है। मतलब बेसिकली वो राह अच्छी नहीं होती। तो इसी वजह से, और वो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो लुक कॉपीड था आई थिंक जॉनी रैम्बो वाले कैरेक्टर से, या मुझे कॉपीड तो नहीं कहूँगा लेकिन इंस्पायर ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा और दमदार लुक था। आप चाहो तो गूगल पर सर्च, मतलब कि इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि भैया उनका सनी देओल का जीत वाला लुक व्हाट अमेजिंग लुक था वहाँ पे। तो उसी में भी वो सारी चीज़ें होती हैं और एंड में शायद वो बचते कि नहीं बचते वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी थी। और बढ़ते हैं थोड़े और आगे, जहाँ पे हम आते हैं घातक, मतलब घातक घायल मूवी नहीं, घातक मूवी के ऊपर। ये मूवी फिर से उस टाइप की मूवी है जो घायल टाइप की मूवी थी, जहाँ पे वो पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब कि सिस्टम, जो सिस्टम चल रहा होता है, गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम चल रहा होता है, उसके अगेंस्ट जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे कोई गुंडा होता है बहुत बड़ा, कातिया नाम का, उसके अगेंस्ट वो जाते हैं और उसके अगेंस्ट उसकी सारी बुराइयों को, उसके साथ भाई भी होते हैं। लेकिन जहाँ पे वो एक पर्टिकुलरली जो कातिया होता है, जो डैनी नाम के एक्टर है, उन्होंने प्ले किया है वो रोल, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रोल है। मतलब कि उस टाइप का विलन होना अपने आप में ही एक बहुत ही सराहना वाली बात है। तो वो घातक मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जहाँ पे वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, जहाँ पे वो बनारस के या यूपी के एक आदमी होते हैं, छोटे से गांव से आए हुए होते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं यहाँ पे सिस्टम के ऊपर जो चलाता है यहाँ का विलन, जो कि डैनी जो होते हैं वो चलाते हैं। लेकिन उनसे भी सारे पंगे लेकर के उनके साथी भाइयों को, आई थिंक 6 भाइयों को धूल चटा के एंड में उनको भी फिनिश कर देते हैं ये। तो इसी वजह से घातक भी एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कल्ट मूवी, मैं मानूँगा कि बहुत ज़्यादा कल्ट मूवी है। बहुत ही सनी देओल की अगर आप पिटारा खोलोगे तो उसपे बहुत सारे कल्ट मूवीज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, जिनमें से घातक भी एक कल्ट मूवी है, जो कि आई थिंक 1996 में या तभी आई थी। तो 1997 की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे 2 मूवीज़ है। एक तो है ज़िद्दी मूवी, जिसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले ये, और जो मूवीज़ इनकी है वैसे ही एक मूवी है जहाँ पे वो पहले तो होते हैं सिंपल बॉय, लेकिन उनको घर से आई थिंक कोई इंसिडेंट होता है, उसके बाद घर से ही निकाल दिया जाता है और वो बाद में टर्न हो जाते हैं बैड बॉय के अंदर, और वो बैड बॉय उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेकर के जाता है इन टर्म्स ऑफ
मनी और वेल्थ, मतलब कि दौलत और शोहरत हो जाती है, फेम उतना नहीं होता लेकिन हो तो जाती है। वो एक रॉबिन हुड टाइम पे, मतलब एक रॉबिन हुड टाइप के हो जाते हैं पूरी तरीके से अपने लोगों के लिए, जो लोग उनके ही हैं और उनकी ही एक देवा की अदालत बैठती है और वो सारी चीज़ें होती है। वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, वो नहीं देखेगा देवा, मतलब उनका कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन है आदमी, क्या है इसकी पोजीशन, वो सिर्फ अपने ही लोगों की देखेगा कि भैया इसमें सच कौन है और झूठा कौन है। तो वो भी एक अलग मूवी ही है आई थिंक जिद्दी। और 1997 में एक अलग दूसरी एक मूवी आई थी जो कि बॉर्डर मूवी थी, जो आज भी जानी जाती है। आज भी अगर 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो तो आज भी वो मूवी हमें देखने को मिलती है सैटेलाइट पे भी। और उनका वो आई थिंक कल्ट सॉन्ग जो कि आई थिंक संदेश से आते हैं, वो वाला सॉन्ग वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब कि उस मूवी में बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्टर भी थे लेकिन मेन एक्टर आई थिंक जो लीड रोल में थे वो थे सनी देओल ही। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन पर ही शूट बैठता था कि भैया वो एक अलग ही अपनी इमेज लेकर के चल रहे थे कि भैया एंग्री यंग मैन वाली जो इमेज है वो। हाँ, नो डाउट एक इमेज वाला एक्टर दूसरा भी है जो कि इस सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन, लेकिन यहाँ पे सनी देओल को भी एंग्री यंग मैन कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उनके सारे रोल्स ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि भैया नॉर्मल रोल्स है, बहुत ही अमेजिंग रोल्स हैं। और यहाँ पे बॉर्डर की बात हो तो ये एक अलग ही कल्ट मूवी है। तो अगर आगे चल के बात करते हैं तो बात आती है अर्जुन पंडित की, जो कि 1999 में मूवी बनी थी। वो मूवी एक इस टाइप की मूवी है कि भैया वो अर्जुन पंडित, नाम तो अर्जुन है और नाम भी पंडित है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग वे में भी उसको दिखाया जाता है कि कैसे वो नॉर्मल लड़का होता है, बहुत ही अच्छा लड़का होता है जिसके अंदर कोई भी टाइप का द्वेष भाव और कोई भी टाइप का बदला लेने वाली आई थिंक वृत्ति नहीं होती। लेकिन जब उसके साथ वो कोई ना कोई इंसिडेंट, आई थिंक सनी देओल की बहुत सारी मूवीज में ऐसा ही होता है कि भैया शुरुआत में तो बहुत ही नॉर्मल गाय होता है, मतलब नॉर्मल बॉय होता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि भैया वो बहुत ही खराब तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ही उस टाइप का हो जाता है कि भैया वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। बैड बॉय भी बन जाता है और गुड बॉय भी बना हुआ रहता है। एक टाइप का रॉबिन हुड टाइप आप उसे मान सकते हो। तो वैसा ही होता है अर्जुन पंडित मूवी में उनके साथ। और यहाँ पे जूही चावला भी होती है और वो उसकी भी एक अलग ही कल्ट फॉलोइंग है कि भैया अगर आप देखो तो आपने एनिमल ही देख रखा ही होगी, लेकिन आपको जाके उस टाइप की मूवी भी देखनी चाहिए जो 1990s की कल्ट मूवीज है वो। तो अर्जुन पंडित में भी, मतलब अर्जुन पंडित का नाम भी उस फिल्मों में आता है। तो बस उतना ही था। और बात करूं अगर एंड की 2001 की एक शुरुआत की, तो वो गदर एक प्रेम कथा का नाम कैसे ही कोई भूल सकता है। ये एक उस टाइप की मूवी थी जहाँ पे ये एक पहली मूवी थी जो 1990 से नंबर 1 आ रही थी, पहली ऐसी मूवीज जिसने आई थिंक वर्ल्ड वाइड 133 सीआर कमा लिए थे, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है अर्निंग करने वाले। बाद में कभी खुशी कभी गम ने भी उसने कमा लिए थे, लेकिन रियल में एक कल्ट फॉलोइंग अगर आप देखने जाओ तो वो इसमें ही देखने को मिलती है, जो कि गदर पार्ट 1 है। वहाँ पे अमेजिंग अनिल शर्मा और उनका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। और वो उस टाइम पे फर्स्ट ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 6 सीआर चार्ज किए थे एक मूवी के लिए। उससे पहले किसी ने भी उतने सीआर चार्ज नहीं किए थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को देख के, उनकी सक्सेसफुल फिल्मों को देख के, उनके एक इस्टेब्लिश्ड एक्शन स्टार की इमेज थी, उसी वजह से उनको इतने सारे पैसे मिले, जो कि उन्होंने कमा कर भी दिया कि भैया 6 सीआर और मूवी का बजट था अराउंड 30 या उतना, लेकिन 133 सीआर मतलब कि 133 सीआर वर्ल्ड वाइड कमाना वो कोई ऐरी गैरी नत्थु कैरी जैसी बात नहीं है। और ना सिर्फ हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी उस टाइम की, मतलब सेकंड हाईएस्ट। और उनकी दूसरी मतलब कि कल्ट फॉलोइंग, मतलब आज भी उनके डायलॉग्स, वो हैंडपंप वाला सीन, वो सारी चीज़ें करना, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, उतने सारे डायलॉग आई थिंक शायद ही किसी एक्टर को, मतलब शायद ही किसी मूवी को उतना ज़्यादा प्यार मिला होगा। वो एक अलग ही सेंसेशन पर चल रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा। और दूसरी मूवी थी इंडियन मूवी, उसी साल में आई थी, उसने भी बहुत ज़्यादा कल्ट क्लासिक मतलब कि कल्ट फॉलोइंग गेन करी थी, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो भी सिस्टम के खिलाफ जाने वाली चीज़ों को, और जो आतंकवादी होते हैं, मतलब कि जो बुरी शक्तियाँ होती है, बुरी ताकतें होती है, उनको अगेंस्ट जाती है और कैसे वो एक आईपीएस ऑफिसर कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए, वो वाली चीज़ दिखाते हैं उस मूवी के अंदर। और वो भी आई थिंक 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही थी 2001 के अंदर।
तो आगे चल के उन्होंने मूवी की, जैसे कि मतलब कि आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा उतना नहीं था मतलब कि पेन, लेकिन उनका बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उनको मल्टीपल मतलब कि ऑप्शंस आते रहे एक्शन मूवीज़ के, लेकिन उन्होंने किए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके वो बैक में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उसकी सर्जरी भी हुई थी आई थिंक, और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स थे जो एक्शन मूवीज़ को लेकर के थी, जहाँ पे उनको एक्शन करना ही था, वो उन्होंने कहीं न कहीं करके टाले, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डाउनवर्ड शुरू हो गया था उनका, मतलब कि डिक्लाइन होना ही शुरू हो गए थे वो, क्योंकि उनकी धड़ाधड़ धड़ल्ले से एक पर एक मूवी फ्लॉप होते जा रही थी। जैसे कि बात करूँ द हीरो की मूवी, तो वहाँ पे भी वो स्पाई थे, वो भी आई थिंक फ्लॉप ही थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो बोले सोनिहाल मूवी की, मतलब उसका नाम है मूवी का, जहाँ पे वो एक पुलिस बनते हैं, इंडियन पुलिस, जो कि पंजाब में से जाते हैं वो विदेश के अंदर, और वो एक कोई विलन होता है, वहाँ पे उसको पकड़ना होता है, और उसका नाम भी आई थिंक शायद रॉकी ही होता है, तो उसको पकड़ते हैं। उस टाइप की मूवी होती है, लेकिन वो भी फ्लॉप जाती है एट द एंड। उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करने का ट्राई किया था। उन सभी एक्सपेरिमेंटों में से एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट एक्सपेरिमेंट है आई थिंक नक्शा मूवी, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी है, जो कि आपको पता होगा कि महाभारत में एक कैरेक्टर था कर्ण करके, जो जिनके कवच और कुंडल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जिनको अगर कवच को आप पहन लो तो वो उस मूवी की स्टोरी ऐसी थी कि अगर आपने उस कवच को पहन लिया कहीं पे जाके, मतलब कि उस कवच को ढूँढना ही इम्पोर्टेंट है कि भैया कहाँ पर है वो। अगर आपने उस कवच को पहन लिया तो आपको कोई भी आई थिंक छू भी नहीं सकता, और आप में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। तो उसी वजह से ये मूवी उस पे ही बेस्ड होती है, तो जहाँ पे विवेक ओबरॉय और सनी देओल वहाँ पे जाते हैं, जंगलों में घूमते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद उनके पास एक नक्शा होता है, उसको फॉलो करके वो उस कवच और कुंडल को पहनते हैं, और जहाँ पे विलन जैकी श्रॉफ होते हैं तो उनके साथ भी उनकी आई थिंक बैटल होती है, और सारी चीज़ों को वो जानते हैं, और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने का ट्राई भी करते हैं, और फिर बाकी आप मूवी में देख ही सकते हो नक्शा मूवी में। लेकिन वो मूवी भी फ्लॉप हो जाती है, तो अगेन एक फ्लॉप। और उसके बाद उन्होंने अलग ही एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, मतलब बिग ब्रदर मूवी उनकी आती है, बड़ा भाई नहीं मतलब कि बिग ब्रदर, जिसको आप दो तरीके के भाई होते हैं, एक नॉर्मल भाई जो बहन का भाई होता है वो, और एक दूसरा वाला भाई जो कि अलग ही भाई होता है वो। तो बिग ब्रदर उस मूवी का नाम था, जहाँ पे वो अमेजिंग रिक्शा चलाने वाले लोग उसमें ही टर्न हो जाते हैं, लेकिन वो पहले होते हैं बहुत बड़े गुंडे टाइप आप मान सकते हो, जो कि एक नॉर्मल लोग, एक गरीब लोगों के लिए वो एक मसीहा टाइप के होते हैं, रॉबिन हुड टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि वो पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते होते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि जो पुलिस है या फिर जो सरकार है वो पब्लिक की नहीं सुन रही होती। वैसा उस मूवी में दिखाया जाता है, बिग ब्रदर मूवी में। और उसके बाद वो एक रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर होता है, और जो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फिल्म। आज भी अगर आई थिंक सैटेलाइट पे मतलब कि केबल पे आती है तो मैं भी देखता हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी भी है। वो एक फ्यूचरिस्टिक मूवी आप मान के चल सकते हो, उस टाइप की मूवी आज रिलीज हो तो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो, लेकिन वो तब भी फ्लॉप हो गई थी। तो आगे जाके बढ़ते हैं, तो आगे मूवी आती है द हीरो करके, जहाँ पे सलमान खान के साथ फिर से उनकी मूवी होती है। लेकिन इतने सारे मतलब दोनों और टॉप लेवल के एक्टर्स होने के बावजूद भी वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो कंटेंट, मतलब कि उस टाइप की स्क्रिप्ट ही नहीं थी जो दोनों को डिफाइन कर सके। इन दोनों को मतलब सलमान खान और सनी देओल को एक फ्रेम में रखना इज इक्वल टू एक्शन एक्शन एंड एक्शन, लेकिन उस मूवी में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो एक्शन को हमें दिखा सके। इसी वजह से मुझे लगा कि ये मूवी फ्लॉप रही। उसके आगे बढ़ते हैं तो उनकी एक अनदर मूवी आती है, जो कि है यमला पगला दीवाना, जो उन्होंने अपने आई थिंक फादर और अपने भाई के साथ की, मतलब ये ट्रियो जो बहुत ही अमेजिंग ट्रियो है, जो पहली मूवी उनकी नहीं थी कि जो ट्रियो दिखी, वो उससे पहले भी अपने मूवी के अंदर वो ट्रियो दिख चुकी थी, मतलब ये तीनों दिख चुके थे, जिनमें प्रोड्यूसर भी यही थे और डायरेक्टर भी इनका ही लिया हुआ था यमला पगला दीवाना में। और इन्होंने एक जॉनर पकड़ा कि भैया हमारी फैमिली जानी जाती है एक्शन के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एक्शन नहीं दिखाएंगे।
यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी अलग सी चीज़, थोड़ी अलग सी कॉमेडी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी वजह से अच्छी कॉमेडी थी उनकी, जहाँ पे बनारस में वो 2 बाप-बेटे होते हैं, मतलब कि बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी, जो कि उस टाइप के स्कैम टाइप के करने वाले गफलेबाज टाइप के लोग होते हैं, और वहाँ पे सनी देओल होता है, वो कनाडा में एक अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। तो वो भी दिखाया गया था यहाँ पे कि कैसे वो यहाँ आते हैं और उनको मनाते हैं, और उसी में सारी कॉमेडी और ठीक-ठाक कॉमेडी में मान सकता हूँ। और वो मूवी आई थिंक सुपर हिट तो नहीं, लेकिन हिट का टैग लेने में ज़रूर सफल रही थी इतने सालों बाद। ऑलमोस्ट 10 साल बाद उनकी पहली हिट 2011 में उनको मिली। मतलब कि 10 साल बाद की हिट। पहले तो बहुत सारी ब्लॉकबस्टर दी थी उन्होंने, लेकिन 2001 से लेकर के उनकी पहली हिट थी 2011 में। और उसके बाद भी उनका कुछ चला नहीं चीज़ें, जैसे कि सिंह साब थी, ग्रेट मूवी थी। उसके बाद आई थिंक यमला पगला दीवाना 2 थी। फिर यमला पगला दीवाना 3 भी थी, और उसके बाद भी काफ़ी मूवी थी। लेकिन उनकी कोई भी मूवी, आई थिंक चुप मूवी भी थी उनकी, लेकिन वो भी चल नहीं पाई अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक चीज़ थी कि वो कहीं स्क्रिप्टिंग अच्छी चूज़ नहीं कर रहे थे। दूसरा उनकी आई थिंक बैक में पेन, मुझे लगता नहीं था कि अब तक रहा होगा, शायद चला भी गया होगा, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट को चूज़ करने की चीज़ थी, वो कहीं न कहीं मुझे पर्सनली मुझे लगा कि उनको उतना ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने कि भैया स्क्रिप्टिंग को अच्छी तरीके से चूज़ करो। और यही वो टाइम था जब उनके पास ऑफ़र आना चालू हो गए थे, गदर 2 का ऑफ़र। लेकिन वो कह रहे थे कि भैया ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, अभी भी इसमें इम्प्रोवाइज़ करो, इम्प्रोवाइज़ करो, इम्प्रोवाइज़ करो। और अनिल शर्मा ने इम्प्रोवाइज़ किया भी कि भैया 2023 के अंदर हमें देखने को मिलता है गदर 2, और फिर से वही सुनामी हमें देखने को मिलती है बॉक्स ऑफिस पे, जैसे कि हमें कभी देखने को मिला करती थी जब 1980s का दौर था, या जब 1990s का दौर था, या इवन गदर पार्ट 1 के अंदर भी दौर था। वैसा दौर हमें देखने को मिलता है, और हमें फिर से सनी देओल इज़ बैक का टैग हमें देखने को मिलता है, जो हम गर्व से लगा सकते हैं कि भैया हाँ, सनी देओल द रियल एक्शन स्टार इज़ बैक, वैसा भी हम बोल सकते हैं। और भले ही गदर 2 की बॉक्स ऑफिस आई थिंक वो 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ दैट ईयर, मतलब 2023 की थी। बहुत ज़्यादा अमेज़िंग बात थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अमेज़िंग बात ये थी कि भैया उनका क्लैश हुआ था ओएमजी 2 से, और वो भी सुपरहिट साबित हुई थी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके बॉक्स ऑफिस में थोड़ा बहुत गिरावट आई थी। अगर ओएमजी 2 रिलीज़ ना हुई होती, तो वो ईज़िली 1000 करोड़ भी, 1000 करोड़ भी क्रॉस कर सकते थे, वैसा मुझे लगता है। और चूँकि वो रिलीज़ हुई थी और उसने भी 250 कलेक्शन किया था, इसी वजह से इनके भी कलेक्शन रुक गए, और इसने सिर्फ 700 पे ही आके रुक गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और 80 करोड़ के बजट में बनी हुई फ़िल्म 700 करोड़ रुपए कमाती है, और गदर 3 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। मतलब कि अनऑफ़िशियल तो हो ही चुका है, स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उनके फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करूँ, तो सबसे पहले मूवी आती है जाट मूवी, जो कि आने वाली आई थिंक अभी ही, मतलब कि अप्रैल के महीने में ही शायद आपको देखने को मिल सकती है। मुझे देखने में तो मैंने इसका टीज़र देखा, टीज़र को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग वे में एक ही रूम के अंदर, मतलब कि बहुत सारे अलग-अलग सीन्स भी हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि बैड बॉय जो रणदीप हुडा है, वो कंप्लीटली जस्टिफ़ाई करेंगे अपने कैरेक्टर को कि किस तरीके से एक बैड बॉय को पोर्ट्रे करना, एक एरी-गैरी नत्थू-कैरे की बात नहीं होती, वो करना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन ये रणदीप हुड्डा ऐसे एक्टर हैं जो कि मतलब कि उसकी स्किन में ही उतर जाते हैं, मतलब कि कोई भी आप इसको रोल दे दोगे, जो कि हॉलीवुड में क्रिश्चियन बेल है, उनको वो ऐसे एक्टर हैं कि जो किसी की भी स्किन में घुस सकते हैं, मतलब किसी भी कैरेक्टर को उनको दे दो तो उनको 1 महीने की वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको कोई थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही रणदीप हुड्डा ही है यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर, कि उनको भी कोई थेरेपी की या कोई 1 महीने में कोई कैमरे मतलब कमरे के अंदर घुसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को वो कैरेक्टर में रखने के लिए। तो एक अच्छा विलन और एक दमदार हीरो, मुझे लगता है ये दूसरी या पहली शायद मूवी ऐसी होगी जो 500, मतलब हाँ, दूसरी मूवी हो सकती है सनी देओल की, कि जो अगेन 500 करोड़ का जो नेट कलेक्शन है वो क्रॉस करे, क्योंकि गदर ने 525 किया था, तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। तो मुझे लगता है कि ये मूवी हो सकती है जो करेगी, लेकिन फ्यूचर की एक ऐसी मूवी है, 2 ऐसी मूवीज़ हैं जो डेफ़िनेटली 1000 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से फर्स्ट है वो है लाहौर 1947, जो कि बेस्ड होगी, आपको पता ही चल चुका होगा टाइटल पे कि लाहौर मतलब कि लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है वो। और 1947
तो आपको पता ही चल जाना चाहिए कि यार मूवी किस पे बेस्ड होगी। और दूसरा है गदर 3, तो वो भी देखने लायक होगा कि यहाँ पे गदर 3 अगेन कौन सा गदर मचाती है। और दूसरा है नाम, एक और ऐड कर देता हूँ भैया, बॉर्डर 2। तो ये भी उस टाइप की मूवी होने वाली है कि जहाँ पे हमें रियल में दिमाग लगाने पे मजबूर कर देगी ये मूवीज कि भाई ये क्या हो रहा है। सनी देओल एक अलग ही सुनामी लेकर के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 15 साल तक, जब तक वो 80 के नहीं हो जाते तब तक तो आ ही सकते हैं, उनका ही मुझे लगता है कि रूल होगा बॉलीवुड पे। तो मुझे लगता है कि वही एक एक्टर है जो टक्कर दे सकते हैं सबको, क्योंकि अपनी रॉड से और अपनी एक्टिंग से जाने जाने वाले आदमी है। उनका एक ऑरा जो है वो 1000+ होगा, मतलब कि प्लस 1 लाख भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ऑरा उतना मतलब कि लेवल का है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो और शेयर भी करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।